नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यह विशेष कार्यक्रम मंकी पॉक्स की आहट। कोरोना के साथ ही मंकी पॉक्स नामक संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच एक नए संक्रमण के खतरे ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर अस्पतालों में तैयारी रखने का निर्देश दिया है, तो वहीं लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाने लगा है। गौरतलब है कि अफ्रीकी लोगों में फैलने वाली बीमारी मौजूदा समय में विश्व के 11 देशों में 80 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण भी वायरल की तरह ही होते हैं और इसमें बुखार, पीठ और सिर में दर्द होता है। संक्रमण के 2 से 3 दिन के बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं। और इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया पूरी तरह से उबर भी नहीं सकी है कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ रही हैं। 11 देशों में अब तक 80 मामले पाए जा चुके हैं। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी बहुत व्यापक तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस ने लोगों में चिंता जरूर पैदा कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर वायरस के फैलने का कारण क्या है, इसे लेकर अधिक जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल आम जनता के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। बेल्जियम में ऐसा पहला देश बन गया है जहां मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन पीरियड कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो चूहे और खासकर बंदरों से इंसानों में फैल सकता है। अगर कोई जानवर इस वायरस से संक्रमित है और इंसान उसके संपर्क में आता है तो संभावना है कि उसे भी मंकी पॉक्स हो जाए। यह देखने में चेचक का बड़ा रूप लगता है, इसमें लगभग लक्षण भी वही है। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो पॉक्स वीरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। अब बात करें इसके लक्षणों की। मंकी पॉक्स से ग्रसित मरीजों में शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। ये लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तरह मंकी पॉक्स भी संक्रामक बीमारी है। यह तेजी से फैलती है, इसलिए विदेश जाने और आने वाले लोगों को इस बीमारी के लक्षणों की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी लक्षण किसी को भी है तो वह तुरंत अपने आप को क्वारंटीन कर ले और उपचार करवाए। डॉक्टर सैनी ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की तरह ही इसमें भी हैंड हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। लोगों को अपने हाथ साफ करते रहने चाहिए, साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। से आदमी को होता है, ठीक है। आदमी से आदमी में ट्रांसफ़र के बहुत कम संभावनाएं हैं, वो बहुत कम होता है। और जो पहले अपने यहाँ स्मॉल पॉक्स होता था, जो अब नहीं हो रहा है, उसी टाइप की बीमारी है। वैसे ही शरीर में छाले पड़ते हैं, बुखार, बदन दर्द, इस टाइप की चीज़ें जो है, जो स्मॉल पॉक्स में होती थी, वही लक्षण इसमें भी होते हैं। बचाव तो वही थोड़ा, जैसे वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। और अगर कोई नोन केस है तो उसका तीमारदारी करने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फफोले जैसे पड़े उनका पानी लगने से या उनके कपड़े पहनने से, उनके बिस्तर पर लेटने से दूसरे आदमियों को भी हो सकता है। बाकी हवा से नहीं होने वाला, जैसे हमारा कोरोना था कि सांस के रास्ते होता, तो वैसा कुछ नहीं है। इसलिए अगर किसी को हो जाता है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी जो इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल हमारा है, संक्रामक रोग, वहाँ पे हमारे पास बेड्स हैं। तो अगर कोई मरीज सस्पिशियस मतलब संदिग्ध आता है तो हम लोग पहले उसको वहाँ रख के और तब फिर उसका सैंपल लेके भेजेंगे। मैडम कहते हैं कि जानवरों से ये फैलता है। हाँ जी। तो ऐसे में क्या जानवरों से भी बचाव रखना आवश्यक है? हाँ, ये मंकीज़ मतलब ये जो है जानवरों से ह्यूमन में आएगा। तो इसमें जितने भी आप लोग जैसा कि ये ज्ञात है कि बंदर और चिंपैंजीज ये सब ह्यूमन के हम लोगों के एवोल्यूशन के एक पहले ही वो था।
तो इनसे ही जो है वो ह्यूमन बीइंग में मतलब मनुष्यों में आने की संभावना है। मंकी पॉक्स को लेकर सीएमओ ने गुरुवार को भी सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण मिलने वाले मरीजों को अलग वार्ड में भर्ती करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएमओ ने डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि अभी कोरोना के बाद मंकी पॉक्स वायरस ने जन्म लिया है। हालांकि अभी कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन अस्पतालों को सजगता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ के मुताबिक मंकी पॉक्स नामक वायरस से व्यक्ति को पहले बुखार आता है, इसके बाद शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, लिम्फ नोड जैसे लक्षण मिलते हैं जो 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। यह वायरस आंख, नाक, मुंह के जरिए शरीर में दाखिल होता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों के काटने पर भी यह संक्रमण हो सकता है। अगर किसी भी मरीज में इस तरह का कोई लक्षण पाया जाता है तो उसके नमूने को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी लैब में भेजा जाएगा। तो देखिए, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और आपने समझा होगा किस तरीके से मंकी पॉक्स हावी होता जा रहा है। हालांकि अभी भारत में कोई भी केस देखने को नहीं मिला है और पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जीएसवीएम से प्रोफेसर व डॉक्टर जीएस कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के पास हम चलेंगे और जानेंगे इसके बारे में किस तरीके से हम सतर्क रहें और क्या कुछ सावधानियां बरत कर हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जीएस कुशवाहा के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अगर बात की जाए यानी आईसीएमआर की, तो चेतावनी जारी की गई है आईसीएमआर के द्वारा कि उनका ये कहना है कि बच्चों में इसका खतरा ज्यादा है, यानी कि बच्चों को लेकर के उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इसको सतर्क रहने की जरूरत है, जिसके चलते लक्षणों पर नजर रखनी होगी। ये बात आईसीएमआर ने कही है। तो आखिर वो कौन से लक्षण है जिससे हमें सतर्क रहना है और साथ ही साथ बच्चों पर विशेष ध्यान देना है? देखिए, मंकी पॉक्स जो है एक फ्लू लाइक सिंड्रोम करके प्रेजेंट करता है, जैसे कि बुखार आ जाना, शरीर में दर्द हो जाना, मसल्स के अंदर दर्द हो जाना, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाना, माइल्जिया हो जाना और उसके साथ साथ जो है इसमें लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी हो जाते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस भी होती है इसमें। तो ये फ्लू लाइक सिंड्रोम करके प्रेजेंट करता है। जब ऐसे कोई लक्षण अगर मान लीजिए किसी में दिख रहे हैं तो वो कहां पर जाए और किसके पास जाना सही होगा, कैसे उसको प्रॉपर इलाज मिल सकेगा, इस पे बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो देखिए, हमारे देश में अभी मंकी पॉक्स नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में था, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा है, अफ्रीका से ये ओरिजिन हुआ था। ये कॉन्गो में 1970 में मंकी पॉक्स जो था वो डिटेक्ट किया गया और ये वायरस 1958 में मिला था। एक डीएनए वायरस है, ये पॉक्स वायरिडी फैमिली का वायरस है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरिडी फैमिली है उसका है, जिसका ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और ये है। तो ये वायरस है और इस वायरस से अभी तक हमारे भारत के अंदर कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। सवाल ये है कि जो लोग विदेशों से आते हैं, पर्टिकुलरली इन देशों से आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, तो उनमें ये देखना होगा कि क्या इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं। अगर किसी को फीवर आ रहा है, किसी को शरीर में दर्द है, माइल्जिया है और उसको फैटीग है, फ्लू है, अगर इस तरीके से या लिम्फ नोड एनलार्ज्ड हैं या रैशेस हैं जो जिनको हॉट रेड रैशेस कहते हैं, अगर ये मिल रहे हैं तो उसमें सस्पेशन करना चाहिए। और उसका ये किट है जो रॉश कंपनी ने किट बनाया है कि इस डीएनए वायरस का पीसीआर करके और उसको पता करना चाहिए। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 1970 में इसका पहला मानव पर यानी कि असर हुआ था मंकी पॉक्स, और वो बच्चे में ही देखा गया था। अब इस समय अचानक से इसको तेजी से फैलना या मंकी पॉक्स आ जाना, ये क्या वजह मानते हैं आप इसकी कि अचानक ये आखिर कैसे फैला? क्योंकि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि लॉकडाउन के बाद जब हम लोग वापस अपने सामान्य जीवन में आए तो लोगों ने यात्राएं करी हैं और खूब घूमने की तरफ फोकस किया है। तो क्या वजह आप मानते हैं, क्या ये एक वजह हो सकती है या क्या वजह अचानक अब सामने आने की मंकी पॉक्स को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जैसे अपना कोविड-19 आया था जी, किसी को पता था कि कैसे आ जाएगा। वायरस का इन्वेशन होता है जब कोई इम्यूनिटी कम होती है, उस पर ज़्यादा इन्वेड करता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोविड के बाद अब मंकी पॉक्स शुरू।
बिल्कुल। ये तो वायरस है, एक के बाद दो के बाद तीसरा। ये रिलेट करता है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के वायरस से भी। तो ये देखा गया है कि चिकन पॉक्स में भी 3.3% मंकी पॉक्स होता है। जो अनडायग्नोस्ड एटिपिकल चिकन पॉक्स होता है उसमें 7.3% होता है। तो ये जो चीज़ है कि वायरस कैसे आया है, इसका तो बड़ा मुश्किल है कह पाना। और जैसा मैंने कहा कि 1958 में वायरस डिटेक्ट हुआ था। एक डीएनए वायरस है, ऑर्थोपॉक्स फैमिली का वायरस है। आपने हाँ डिटेल में आप इतने अच्छे से बता रहे हैं। मैं यहाँ पे यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो इसके बारे में जानकारी पता चलती है, जैसे मान लीजिए मुझे सिम्टम्स होते हैं या किसी को सिम्टम्स होते हैं, तो जब ये पता चल जाता है और ऐसे में क्या कोई आरटीपीसीआर कोई किट तैयार की गई है जिससे इस बारे में जानकारी हो सके, ताकि सिम्टम्स से हम पहले जब माइल्ड सिम्टम्स हो अगर उस पर हम इसको लेकर के काबू पा सकें, जब माइल्ड सिस्टम हो तो हमको पता चल सके कोई आरटीपीसीआर किट के थ्रू? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें जो है एक रॉश कंपनी है, उसने ये किट तैयार की है जिससे कि हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि मंकी पॉक्स का ये वायरस डीएनए वायरस है या नहीं है। और जिनको सिम्टम्स हैं, जो विदेश से यात्रा से आ रहे हैं, उन सस्पिशियस पेशेंट्स में ये टेस्ट कराना होगा। वहीं पर अभी मैं ये देख रहा था कि देखिए ये बात सामने आई कि ये जो वायरस है फिलहाल अगर भारत की बात की जाए तो इंसानों में म्यूटेट नहीं हुआ है। तो जो म्यूटेट शब्द है इस पर मैं विस्तार से जानना चाहता था कि म्यूटेट ना होना तो कहीं ना कहीं सुन के तो लगता है कि एक अच्छी खबर है, लेकिन इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अगर इंसानों में म्यूटेट नहीं हुआ है तो क्या ये एक अच्छी पहल है और हमारे लिए क्या ये एक अच्छी खबर हो सकती है? ये बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि इसमें जो मंकी पॉक्स में अभी तक जब भी आउटब्रेक आया है उसमें 5% मोर्टेलिटी रेट था, मीन्स 5% लोग मर जाते थे। आज जो मंकी पॉक्स आया है अभी तक जहां डिटेक्ट हुआ है जिन देशों में, उनमें मोर्टेलिटी रेट 1% का है। मीन्स कि ये उतना घातक नहीं है वायरस जितना ये पहले था। तो सवाल ये है कि म्यूटेशन इसमें हुआ है तो अच्छाई के लिए हुआ है क्या, ये देखना होगा इसमें, क्योंकि ये वायरस ड्रेडेड उतना नहीं है जितना कि पहले था। पहले 5% लोग की जो है डेथ होती थी, आज 1% हो रही, जो अभी तक डिटेक्शन हुआ है। डॉक्टर जीएस, आपने बताया कि देखिए स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स पहले था, उसमें भी कुछ हिस्सा 3.5% समथिंग हम मंकी पॉक्स को देखते थे। तो ऐसे में क्या चेचक की तरह ही मंकी पॉक्स है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स एक चेचक के तरीके है, और क्या जो सावधानियां हैं वो भी सेम है? यानी कोई क्या अगर ये जब फैलता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि चिकन पॉक्स की तरह ही इसको देखा जा रहा है? देखिए ये जो है स्मॉल पॉक्स और ये मंकी पॉक्स ये एक दूसरे के काउंटर हैं, मींस काउंटर प्रोटेक्शन भी देते हैं। अगर आपने वैक्सीन ले रखा है तो उसके अगेंस्ट काउंटर प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये एक तरीके से उसी ग्रुप के वायरसेस हैं जो हो गए मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। मैं यहाँ पर ये देख रहा था WHO की एक रिपोर्ट आई जिसमें 100 लोगों को चिन्हित किया गया, और ये वो 100 लोग थे जिन देशों में या जिन जगहों पर मंकी पॉक्स के केसेस नहीं मिले थे, और ये वो संदिग्ध व्यक्ति थे जिनको मंकी पॉक्स की शुरुआत हुई थी, और ये उन देशों में मिले जहां पर मंकी पॉक्स अब फैलने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसी को लेकर के सावधानियां भी बरती जा रही हैं। तो ऐसे में ये जो 100 लोग मिले हैं, अब ये जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कैसे दूसरे लोगों में फैल सकता है, और जब हम ये जान जाएंगे कि ये कैसे दूसरों में फैलेगा तो ही बचाव भी संभव होगा। तो ये कैसे फैलता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है? क्या ये जिस तरीके से कोरोना एक वायरस था, आपने कहा मंकी पॉक्स भी एक वायरस है, और वायरस अब आना शुरू हो गए और एक के बाद एक वायरस अटैक होंगे, ऐसा हमको पहले भी चेताया गया था। कोरोना वायरस के टाइम पे भी ये बातें कही गई थी। तो क्या उसी का ये रूप है, और अब ये दूसरों में कैसे फैलेगा? देखिए ये जो वायरस है जी, ये डीएनए वायरस है, ये मैंने बताया आपको, मंकी पॉक्स है। और ये एक दूसरे से कैसे फैलता है, जैसे कि ये जैसे फ्लू लाइक सिंड्रोम करके प्रेजेंट करता है, तो छींक से फैल जाएगा, ड्रॉपलेट से फैल जाएगा, जो बिस्तर उस मरीज़ ने इस्तेमाल किया है जिसको ये है उससे फैल सकता है, फोमाइड्स कपड़ों से फैल सकता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है। बॉडी फ्लूइड इसमें इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक तो जैसे मैंने कहा रेस्पिरेटरी इलनेस रहती है,
उसके अलावा इसमें रैश होते हैं, और ये रैश जो हैं वो रेड हॉट रैश टाइप के होते हैं। तो इनमें से पानी जो निकलता है या फ्लूइड निकलता है वो भी इन्फेक्टिव होता है। तो इसलिए क्लोज कांटेक्ट के लोगों को फैलने में ज़्यादा संभावना रहती है। तो जो क्लोज कांटेक्ट में आए उनमें फैलने में संभावना है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकता है, फोमाइट्स जैसे कपड़ों से हो सकता है, बिस्तर से हो सकता है, हाथ मिलाने से हो सकता है, किसिंग से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये वायरस जो भी इस वायरस के उसमें आता है संपर्क में, तो ये 7 to 2 वीक्स यूजुअली लेता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो 7 to 2 वीक्स है, एंड एट टाइम्स 3 वीक्स भी हो सकता है। तो आज कांटेक्ट हुआ और पता चला उसको प्रॉब्लम हुई 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, इवन 3 हफ्ते में हो सकता है। ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट जो कांटेक्ट में आ रहा वायरस के, तो इस पे डिपेंड करेगा। ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि जैसा कि नाम ही इसका मंकी पॉक्स है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाएं। तो क्या ये किस हद तक आप इसको देखते हैं? क्या ये जानवरों से ही फैलने वाला वायरस और इसकी पुष्टि हो गई या अभी रिसर्च चल रही है? हाँ, जानवरों से तो फैल ही रहा है, जानवरों से भी फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, ये जानवरों से भी फैल रहा। तो इसलिए वैक्सीनिया जो है ना वायरस है, उससे भी हो जा रहा है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से देखिए जानवरों से जोड़ के मेरा क्वेश्चन ये इसीलिए था क्योंकि मैं यहाँ पे ये समझना चाह रहा था, जिनके पास अपने पालतू डॉग्स होते हैं या पालतू जानवर होते हैं, तो क्या उनके लिए भी खतरा ये उतना ही है या फिर वो अगर थोड़ी सी सावधानियां बरतते हैं तो उनके लिए कुछ राहत की खबर हो सकती है? नहीं, वो एक्चुअली वो चूँकि अपने घरों में ही रहते हैं जी, तो उनका बाहर निकलना नहीं होता है, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वो उससे नहीं दिक्कत होनी चाहिए। डॉक्टर जी, जैसा कि आपने देखिए कारण बताया कि ये कारण है और ऐसे ऐसे फैल सकता है, तो ऐसे में अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या इसका एकमात्र जो बचाव करने का तरीका है वो क्या आइसोलेट होना ही है या इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं, या फिर हमें सामाजिक दूरी बनाते हुए आइसोलेट होना ही पड़ेगा? देखिए, जिसको ये हो गया है जी, वो तो उसको तो हमें एंटीवायरल देना पड़ेगा, बुखार के लिए देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी कि रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ ना जाए, उसको तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन इसका और भी एक ट्रीटमेंट है, जैसे कि एक MBA वैक्सीन है जो US ने अभी पास किया है जी, इसके लिए, इसी मंकी पॉक्स के लिए MBA वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, ये चिकन पॉक्स वैक्सीन है। ये चूँकि क्रॉस रिएक्टिविटी है और इसलिए ये जो है आपको क्रॉस इम्यूनिटी भी देता है, तो ये वैक्सीन है। एक VIG और है जी, वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन। वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन एक अच्छी चीज़ है जिसको देने से इसकी गंभीरता को रोका जा सकता है। और तीसरा है एंटीवायरल्स, एंटीवायरल दे करके भी आप इसको रोक सकते हैं। यानी कि वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। और क्या ये जो मैं पढ़ रहा था कि वायरोलॉजी साइंस होती है जिसमें वायरल के जो चीज़ें होती हैं इन पर रिसर्च की जाती है, तो क्या ये उन्हीं की रिसर्च है और अब ये वैक्सीन तैयार की जा रही है ताकि ये फैल ना सके? जी हाँ, वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है। इसमें जो मैंने बताया ना कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जी, MBA वैक्सीन है जी, वैक्सीनिया है और VIG है, वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन। इसको देके भी उसको रोका जा सकता है। तो ये वैक्सीन देके, चूँकि मैंने बताया ना कि क्रॉस इम्यूनिटी देता है, तो एक को इम्यूनिटी देगा तो दूसरे को भी देगा क्रॉस इम्यूनिटी। जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, तो उसको भी देगा। तो इसलिए ये वैक्सीन हम अब दुनिया से स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो चुका है, हमारे देश से भी इरेडिकेट हो चुका है, तो अभी तो हम लोग देते नहीं हैं। लेकिन वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है या इवन वेरिसिला वैक्सीन है और आपकी MBA वैक्सीन है। MBA वैक्सीन तो अभी US FDA ने पास किया है इसके प्रोटेक्शन के लिए।
लगातार ये तैयारियां की जा रही है और देखिए जिस तरीके से आप वायरस का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं, मंकी पॉक्स के बारे में भी आप डिटेल में बता रहे हैं, तो क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग करके, क्या आसान शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लें और अपने खान पान को सही कर लें, तो क्या भी इन आने वाले वायरस से, जो कि नाम बदल के हम कह सकते हैं, अब जिस तरीके से कोरोना या फिर उसकी वेव अलग अलग नामों से आई, फिर अब ये मंकी पॉक्स जो कि है एक वायरस ही, तो क्या इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके और खान पान में सुधार करके हम इससे बच सकते हैं और ये भी एक बचाव का कारण साबित हो सकता है? देखिए, वायरल या बैक्टीरियल दोनों के केस में जी। इम्यूनिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो इम्यूनिटी अच्छी होती है तो डिजीज़ प्रोसेस उतना सीवियर नहीं होता है, और जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनमें सीवियरिटी बहुत है। कोविड में भी आपने देखा कि जो लिवर के मरीज़ थे, किडनी के मरीज़ थे, डायबिटीज़ थे, हार्ट थे, या स्ट्रक्चरल रेस्पिरेटरी इलनेस थी, उन लोगों में डेथ ज़्यादा हुई, जी। और पर्टिकुलरली इन दी फर्स्ट वेव में। जी। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इम्यूनिटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो मैंने बताया कि जो वैक्सीन या इम्यून ग्लोबुलिन देते हैं वो इसी लिए देते हैं कि इम्यून ग्लोबुलिन दे करके उसको इम्प्रूव करके और मरीज़ की इम्यूनिटी को अच्छा बनाएं और वायरस से लड़ने में सक्षम बनाएं। यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि देखिए, क्या आप मानते हैं जो इम्यूनिटी लोगों की वीक हुई है, इसकी बड़ी वजह आखिर क्या है? क्या वो फिजिकली अब उतने एक्टिव नहीं है, या फिर हेल्थी डाइट नहीं ले रहे हैं, या क्या वजह और हो सकती हैं जिनकी, या मेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, कई और कारण हो सकते हैं, या बीपी की बीमारी आजकल नॉर्मल हो गई, तो इम्यूनिटी लो होने की बड़ी वजह आखिर क्या है जिनकी वजह से ये जो वायरस हैं अब प्रभावी हो गए हैं? देखिए, एक तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी। और एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी। पहले मैं फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम पे आता हूँ। जैसे कि इंसान इस समय बड़ी सीडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, पर्टिकुलरली जो अर्बन पॉपुलेशन है, जी। तो उसमें देखिए कि सीडेंट्री लाइफ है, लोग का जरा भी जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे क्या है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और बॉडी की जो टोन है, बॉडी की इन्फेक्टिव प्रोसेस है, वो कम रहता है। दूसरा क्या है, खान पान। जैसे कि आप जो जंक फूड है, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मैक्रोनी है, नूडल्स हैं, ये जो भी हैं, तो एक अच्छा भोजन नहीं है ये कैलोरी तो दे देगा आपको, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी नहीं है। तो आपको एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जैसे सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए, ताज़े फल लेने चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, अच्छा सा व्यायाम करना चाहिए, और उसके अलावा आपको जैसे कैल्शियम के डाइट लेना चाहिए, अच्छा सा विटामिन सी अच्छा लेना चाहिए, जैसे जूस वगैरह। तो इससे क्या है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, विटामिन डी हैं, तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो एक जो हेल्दी डाइट है वो खाना चाहिए, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को रखना चाहिए। जैसे व्यायाम मैंने कहा कि 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक करना चाहिए, तो बॉडी ठीक रहता है। तीसरा क्या है कि मेंटल स्ट्रेस। जी। आज के भौतिक युग में मानसिक समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि हर आदमी एक्सपेक्टेशन माइनस अचीवमेंट स्ट्रेट अवे लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, ये हो रहा है। कोई आदमी सोचता है कि मुझे 100 रुपये मिले और मिले 80 रुपये, तो 20 का वो जो है फ्रस्ट्रेशन उसको हो रहा है। और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, और बच्चे के ऊपर भी, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई करें या जिस तो तरीके से बच्चों लोड का, पढ़ रहा है। हाँ जी, बच्चों का भी है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई देख लीजिए आप। एक बच्चा 3rd क्लास का बच्चा है, उसका वजन जो है उस जो उसका बस्ता है, उसका वजन उसके शरीर का आधा है लिए चला जा रहा है। फिर इतना ज़्यादा प्रेशर है। जो बचपन जो है ना, एक फिजिकल एक्टिविटी से अच्छा होना चाहिए, वो आप होमवर्क में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो ये मेंटल स्ट्रेस बच्चों में, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनमें ये समस्या देखते हैं कि परीक्षा आ रही है और वो बेचैन हो जाते हैं। इवन हमारे मेडिकल स्टूडेंट आते हैं, वो भी जो है मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं एग्ज़ाम के पहले। तो ये तो जीवन का एक अंग बन चुका है। और किसी को काम की समस्या है, किसी को काम ज़्यादा की समस्या है,
कोई मेंटल स्ट्रेस है, खामोखा में भी मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी मेंटल स्ट्रेस। तो ये भौतिक योग है, इसमें मेंटली स्ट्रेस्ड है। ये तो समस्या हुई जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अब बात आ रही है पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि चाहे आप आज की डेट में भारत में डायबिटीज़ बढ़ रही है, 1 out of 12 डायबिटिक हो चुके हैं। एक ट्रायल हुआ है यूकेपीडी जिसने 1 out of 5 इंडियन विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years और 15 years। तो आप सोचिए कि कितना फ़र्क आ गया है। जब हम एमडी कर रहे थे तब हैरिसन बताती थी कि 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब आप देख लीजिए, तो अब तो 8 to 9% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो ये इसका कारण क्या है? कारण यही है मेंटल स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस और वर्क प्लेस पे स्ट्रेस और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स, लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड मोर ऑफ जंक फूड। बच्चे आप देखिए घर का खाना नहीं खाना चाहते हैं, रोटी नहीं खाना चाहते हैं, दाल रोटी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा लेंगे। तो देखिए आपने डॉक्टर जे एस कुशवाहा को सुना, किस तरीके से वो बता रहे कि अगर लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजमेंट कर लिया जाए तो इन चीज़ों से हम ऊपर उठ सकते हैं। जिस तरीके से वायरस हम पर प्रभावी हो रहे हैं, इन पर बचाव का एक बड़ा कारण बन सकते हैं अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ थोड़ी सी चले, क्योंकि समस्याएं तो हैं लेकिन हमें उनका निस्तारण करना होगा और उनसे आगे बढ़कर निकलना होगा, तभी इन वायरसों को हम रोक सकते हैं और वो रोकने में हम प्रभावी भी साबित होंगे। इसी पर हम और डिटेल में बात करेंगे कि भारत ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और कैसे ये भारत में ना आ पाए, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और देखिए आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम मंकी पॉक्स की आहट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से अब वायरस के अटैक शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में मंकी पॉक्स वायरस सामने आया है, जहां पर पहले नॉर्थ, फिर उसके बाद अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया में ये बात सामने आई है कि सचेत रहना है, लोगों को सावधानियां बरतनी है। ऐसे में भारत कहां पर है, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे, क्या सावधानियां भारत बरत रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी ने भी देखिए सावधानियां बरतने की बात कही है, जिसमें यह कहा गया है कि जो विदेश से यात्रा करके लोग लौटे हैं उन पर खास निगरानी रखी जाए, अगर कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो आइसोलेट किया जाए। तो ये सावधानियां भारत भी बरत रहा है और इसी पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जे एस कुशवाहा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर है जेएसवीएम से, उनसे हम बात कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाह रहे थे कि देखिए किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से मंकी पॉक्स का ये वायरस आ रहा है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वायरस के अटैक शुरू हो गए हैं, तो क्या अब जो बात की जाए अगर WHO की, तो एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसे में क्या गाइडलाइन है, अगर पॉइंट वाइज हम समझना चाहें कि क्या उन एडवाइस में कहा गया है जिनको हम फॉलो करें तो बचाव हो सकता है? देखिए ऐसा है कि भारत के अंदर तो अभी तक कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं है, इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखनी है। ICMR ने भी सावधानी बरतने के लिए कहा है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी यही बोला है। सवाल ये है कि नॉन एंडेमिक कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, इन जगह ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये आश्चर्यचकित बात होने की है, क्योंकि पहले ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें तो होता था, लेकिन अब ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ हैं, अमेरिका यूरोप हैं, वहाँ हो रहे हैं। तो जहाँ पे ट्रैवल की हिस्ट्री है इन देशों से जहाँ पे ये मंकी पॉक्स मिल रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं और उनको कोई फ्लू लाइक सिंड्रोम है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, नाक बह रही है, जुकाम है, सांस में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बुखार है, लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं, साथ में बॉडी एक है, माइल्जिया है, एक्सट्रीम वीकनेस है, ऐसे लोग सस्पेशन के दायरे में आते हैं। उनका टेस्ट होना चाहिए और उनका आइसोलेशन होना चाहिए वहीं से, एयरपोर्ट से ही। सवाल ये है कि चूंकि ये एक सिम्टम्स के साथ आता है, तो इसमें ऐसे लोगों के साथ ना तो उनके क्लोज कांटेक्ट में जाना चाहिए, ना उनसे हाथ मिलाना चाहिए, ना उनके कपड़े
फोमाइट्स हैं, रेस्पिरेटरी जैसे ड्रॉपलेट्स हैं, खांसी है, जुकाम है, छींक है, उससे भी ये फैल सकता है वायरस, और क्लोज कांटेक्ट से फैल सकता है। बिस्तर पे वो आदमी लेटा, उसी पे आप लेट गए, तो उससे भी फैल सकता है, क्योंकि उसका जो फ्लूइड है, जो उसके रैशेस हैं, उनसे जो फ्लूइड निकलेगा वो आपके कांटेक्ट में आएगा और आपको प्रभावित कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो WHO ने एडवाइजरी जारी की है और हमारे ICMR ने भी की है कि जो मंकी पॉक्स इन्फेस्टेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ट्रैवल करके जो आ रहा है और उसके ये सिम्टम्स हैं, तो उसका टेस्ट होना चाहिए और उनका आइसोलेशन होना चाहिए और उनके परिवार, मित्र और लोगों को उनसे नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये एक अच्छी खबर आपने बताई। देखिए, इंडिया में कोई केस नहीं है और साथ ही साथ ये आपने अच्छा बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सावधानी बरतेंगे तो इससे बचा जा सकता है और स्ट्रेस लेने से, यानी कि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है और उसी से हमें दूर होना है ताकि जो वायरस है वो हम पर प्रभावी ना हो सके। ऐसे में ये जानना चाह रहे थे कि जो ये वायरस है जो बाकी देशों में फैलता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सावधानियां बरतें, सचेत रहें बाकी देशों में, तो क्या ये विशेष आयु वर्ग को लेकर के भी टारगेट किया जा रहा है या जिसकी भी इम्यूनिटी लो होगी वो उसको अपना शिकार बनाएगा? सीधा सा इसका फंडा है। देखिए, ऐसा है कि ये वायरस बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और बड़ों को भी कर रहा है। ऐसा नहीं है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, और जो कोमॉर्बिड्स हैं उनको ज़्यादा करेगा। इस वायरस की मोर्टेलिटी रेट जो पहले हुआ है ये मंकी पॉक्स, उसमें 5% लोगों की डेथ हो जाती थी। अब की बार जो आया है वो अच्छाई ये है कि ये लेस सीवियर है और इसमें डेथ रेट सिर्फ 1% का है। तो ये एक अच्छी खबर है ये जी। कि वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना ड्रेडेड वायरस नहीं है जैसा कि इसने पहले किया है। पहले 5% मोर्टेलिटी थी, आज की डेट में इसकी मोर्टेलिटी रेट 1% है। जैसा आपने कहा और मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी जो है हमेशा बेहतर होती है। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट, वो हमें करना है। कोविड के केस में भी जब चाइना में 2019 दिसंबर में ये बताया गया, उन्होंने नवंबर में बताया कि साहब ये वायरस है, पूरी दुनिया में कोई किसी को नहीं समझ रहा था, सोच रहा था कि भाई वहीं पे है, लेकिन बाद में उस वायरस ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया, तबाह कर दिया और इस मानव जाति के लिए एक कलंक बन के ये जो कोविड-19 था वो आया। बट ये वायरस मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना ड्रेडेड वायरस है और इसको ठीक से, सावधानी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट भी है जो कि कर सकता है। डॉक्टर जी, इससे क्या मानते हैं आप? जैसे जिस तरीके से आप देखिए, अब हम लोग आपसे खुलकर बात कर पा रहे हैं कि ये वायरस उतना असरदार नहीं है, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या कोरोना काल में जो चीजें हम लोगों ने झेली या जो वायरस था कोविड की बात अगर हम करें, तो क्या उससे हम इतने प्रिपेयर हो गए हैं कि आने वाले वायरस से हम लड़ने के लिए तैयार हैं? यही वजह है कि अब ये वायरस जो अब अटैक हो रहे हैं ये उतने असरदार नहीं है? देखिए, वायरस तो दुनिया में सदैव से रहा है जी, बिल्कुल। और वायरस एक ऐसी चीज है जिसने, एक थ्योरी ये है कि जो डायनासोर्स इतने पावरफुल थे जो हाथी को लेके उड़ जाते थे, वो भी वायरस ने ही मारा उनको। एक मैट्रियोटिक थ्योरी है, एक वायरस की थ्योरी है। तो वायरस दुनिया में हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, इनको हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सवाल इस बात का है कि हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? इनसे लड़ने के लिए तैयार हम हैं। जो सबसे ख़तरनाक वायरस जैसे स्पेनिश फ्लू था, आपको वर्सीनिया आया था, एक प्लेग हुआ था, बोवाइन प्लेग, यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई थी। दुनिया के अंदर 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ये हर 100 बरस में आता है। जैसे 2019 में आया, ऐसे ही वो 1918 में आया था, 20 में ख़त्म हुआ। तो जब भी इस तरीके का वायरस का अटैक बहुत सीरियस आता है, वो 1 सेंचुरी के बाद आता है। और स्पेनिश फ्लू, उसके पहले प्लेग आया था, वर्सीनिया आया था, इसके बाद ये जैसे आया स्पेनिश फ्लू आया, अब हमारे पास कोविड-19 आया था और वो अब हमारे यहाँ से काफ़ी कुछ
ख़त्म है और हम लोगों ने उसको और हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रभावी तरीके से इसमें काम किया। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था यूपी में, वो वैक्सीन भी सफल हुई और कोविड को रोकने में और कोविड से होने वाली मौतों को रोकने में कारगर साबित हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने की थी कोविड-19 के टाइम में, क्योंकि सारी दुनिया में अमेरिका ने 2 वैक्सीन बनाई, फाइजर ने और मॉडर्ना ने, एक यूरोप ने बनाई जो कोविशील्ड थी, एक वैक्सीन रशिया में बनी जो स्पुतनिक थी, और एक वैक्सीन चाइना में बनी सैनबैग। तो और हमारे भारत में भी कोवैक्सीन बनी और उसी समय बनी, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या महीने भर के अंतराल में हमने बना ली। तो हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के प्रभावी नेतृत्व ने बहुत बड़ा काम किया। और मैं ये कहूँगा कि चिकन पॉक्स उसके कोविड के सामने ये मंकी पॉक्स एक बौना ही साबित होगा, मेरा अपना अनुमान ये है। बस एक सवाल मैं आपसे और लेना चाह रहा था कि अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां जरूरी हैं, क्योंकि कोविड-19 में जिस तरीके से हमने देखा, हालांकि प्रभावशाली कदम उठाए गए और यही वजह थी कि हमने उस पर भी काबू पाया, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई और ये बात हमको नहीं पता थी, शायद इसलिए शुरुआती पीरियड में कमी हुई, बाद में उसको भी पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया और उस पर भी हमने काबू पाया। और अब ये जानना चाह रहा था कि इस मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के किस प्रकार के जो अस्पतालों में जरूरतें हैं वो होने की जरूरत है, और उसको देखते हुए अस्पताल कितने तैयार हैं अभी इस टाइम की अगर हम बात करें। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी तो भारत के अंदर कोई केस ही नहीं है, नहीं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमारी तैयारियों का सवाल है, क्योंकि हमने कोविड से सीखा है, बिल्कुल कोविड ने हमें सिखाया है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन इतनी कभी ज़रूरत ही नहीं होती थी, तो वो नहीं। आज की डेट में ऑक्सीजन 100%